हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट के स्कोप के बारे में समझने वाले हैं। आईटी एक्ट 2000 का क्या स्कोप है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि दोनों में आपको ट्रांसलेशन मिलेगी, जिससे आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिकल कमेंस यानी वाणिज्य को नियंत्रण करने वाला भारत का एक प्राथमिक कानून है, भारत का प्राइमरी लॉ है। यह इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से किए जाने वाले लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और इसका उद्देश्य है कि ई गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाना, वो एक तरीके से फैसिलिटेट हो, और डिजिटल डाटा को सुरक्षित करना, जो हमारा डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साइबर अपराधों को कर्ब करना यानी उस पर अंकुश लगाना। इस तरीके के साइबर क्राइम और ना हो, इसलिए हमारा आईटी एक्ट लाया गया है। बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में और एक एक पॉइंट करके समझेंगे। सबसे पहला आ जाता है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड और सिग्नेचर की कानूनी मान्यताएं। डिजिटल दस्तावेज और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी दर्जा प्रदान करता है हमारा आईटी एक्ट, जिसमें वह फिज़िकल रिकॉर्ड और जो हैंड रिटन सिग्नेचर है उसके बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से हम फिज़िकली कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करते हैं या कोई फिज़िकल डॉक्यूमेंट किसी को देते हैं या फिर हैंड रिटन सिग्नेचर हम करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हम डिजिटली फॉर्म में करें, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर अगर हम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उसके बराबर ही कंसीडर किया जाता है और आईटी एक्ट इसमें मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स का विनिमय, यानी क्या रेगुलेशन है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स का या ई कॉमर्स का। इलेक्ट्रॉनिकल संचार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप से मान्य कर ऑनलाइन व्यापार यानी कि ऑनलाइन जो बिजनेस है और लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। यह आईटी एक्ट का स्कोप है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है साइबर अपराधों को की रोकथाम करना और उसमें दंड देना, यानी कि प्रिवेंट करना, साइबर क्राइम ज़्यादा ना हो, और अगर कोई करता है तो उसके लिए पेनल्टीज़ जो हैं दी गई हैं, जैसे कि यह हैकिंग और आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट, साइबर बुलिंग और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों की परिभाषा बताता है। अगर कोई ऐसा करता है और तो उनको दंड के प्रावधान इसमें दिए गए हैं, यानी कि पनिशमेंट और पेनल्टीज़ इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी। या ये क्या कहता है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस से संवेदनशील व्यक्ति डेटा को सुरक्षित करने का प्रावधान शामिल है, यानी कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको अनऑथराइजली कोई व्यक्ति एक्सेस ना कर ले, इसके लिए प्रोविज़न आईटी एक्ट में दिए गए हैं। हालांकि बाद के नियम जैसे कि आईटी नियम 2011 जिसमें व्यापक नहीं है, यानी कि इसमें बताया गया है बाद के जो नियम है आईटी रूल 2011 व्यापक नहीं है, जो कि क्या नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी की रेगुलेशन, यानी कि प्रमाणिक प्राधिकरण का विनिमय। अब जो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसके तहत डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण प्राधिकरण को लाइसेंस देता है, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या करता है, एक लाइसेंस देता है और उसको रेगुलेट करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है।
क्योंकि यही हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जो आती है किसके कंट्रोल के अंदर होती है, कंट्रोलर ऑफ ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी। उसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ई गवर्नेंस इस्टेब्लिशमेंट। ई गवर्नेंस इस्टेब्लिशमेंट यानी कि दस्तावेज जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं और जो फॉर्म्स हैं, जो लाइसेंस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग की अनुमति देकर सरकार और नागरिकों के बीच में डिजिटल संपर्क को बढ़ावा देता है। यानी कि आज के समय में अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो ई फाइलिंग के द्वारा चीज़ें हो रही हैं और ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को, और जो इंडिविजुअल हैं जो केस फाइल कर रहे हैं उसमें एक तरीके से फटाफट से हियरिंग हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको फिज़िकली ना प्रोवाइड करने पड़े। डिजिटल कोर्ट्स बना दी गई हैं जिसमें आप केवल अपने सॉफ्टवेयर में उसे अपलोड करके और उन्हें ऑनलाइन फाइल करके केस की हियरिंग कर सकते हैं। इससे डाटा भी सेव होता है और कभी भी उस चीज़ को आप देख सकते हैं। फिज़िकली डाटा खोने खराब होने की यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जुरिडिक्शन और अप्लीकेबिलिटी। यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघन पर भी लागू होता है यदि अधिनियम में भारत में स्थित कंप्यूटर या सिस्टम या नेटवर्क शामिल है। कहने का मतलब ये है, कोई कंप्यूटर जो कि इंडिया के अंदर है, वो लोकेटेड है और उसने कोई क्राइम किया है आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो ये उस पर भी अप्लीकेबल हमारा हो जाता है आईटी एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है साइबर अपीलिंग ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलिंग ट्रिब्यूनल क्या क्या करती है कि अगर कोई डिजिटल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उसको रिजोल्व करने का एक मैकेनिज़्म बनाया गया है जो कि एक अपीलिंग ट्रिब्यूनल है जहां पर अपील होती है, और इसे मर्ज कर दिया गया है किसमें, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलिंग ट्रिब्यूनल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इसमें अमेंडमेंट और अप टू डेट ये होता रहता है। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट भी की जाती है। जैसे कि अधिनियम को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए आईटी संशोधन अधिनियम 2008 ने अधिक साइबर अपराधों को जोड़ा और मध्यस्थता की जिम्मेदारी की अवधारणा को पेश किया। यानी कि इंटरमीडियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को हम लेकर आए और इसमें और ऑफेंसेस जो साइबर क्राइम के हैं उसे ऐड किया गया 2008 के अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा। उसके बाद है इंटरमीडिएटरी की रेगुलेशन की बात की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं अगर स्कोप से रिलेटेड, आईटी एक्ट के स्कोप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।